नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल साइंस टीचिंग आरबीसी में आपका स्वागत है। आज देखोगे आप जो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, और मैं गोलीय दर्पण के बारे में बता चुका हूँ। अवतल दर्पण गोलीय दर्पण के अवतल दर्पण के बारे में कुछ चीजें बता चुका हूँ। अब देखो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, मान लो वस्तु कोई अनंत पे हो, मतलब मैं वस्तु, मान लो मेरे से दर्पण है जो मान लो 50 मीटर दूर पे खड़ा हूँ, और मेरी प्रतिबिंब कैसे बनेगी तो हम देखते हैं। मेरी समांतर आने वाली किरणें कैसी पड़ेगी, यहाँ आई और टकरा के ऊपर चली गई, ये हुई, और नीचे समांतर किरणें आई, टकरा के इधर चली गई। जो इसका फोकस बिंदु बनेगा वो यहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा? यहाँ पे। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी? दर्पण के पीछे, लिख सकते हैं दर्पण के पीछे बनेगी। ठीक है, दर्पण के पीछे फोकस बिंदु पर। कहां पर? अप है। दर्पण का आकार क्या होगा? वास्तविक व सीधा। वास्तविक व सीधा लिख सकते हैं। वास्तविक सीधा। ठीक है, वास्तविक सीधा बनेगा। और प्रकृति, अब इसमें प्रकृति कैसे बनेगी? वो बनेगी छोटी बिंदुवत। छोटी या बिंदुवत लिख सकते हैं, छोटी। अब क्या है? अनंत तथा ध्रुव के बीच में किसी भी दूरी पर हो, मतलब बिंब है जो ध्रुव है या अनंत पर है, मान लो यहाँ पे है। ठीक है, ठीक है। अभी क्या हुआ कि इसकी किरणें देखो आगे कि यहाँ बिंब पर है, तो इसकी ये आई और टकरा के ऊपर चली गई समांतर किरणें। ठीक है, अब ये हुई। अब देखो इसी प्रकार यहाँ समांतर किरण आई, टकरा कर उसी दिशा में वापस लौट जाना। ठीक है, अब जो बिंदुवत होगा, देखो ऐसे ये यहाँ काटा, ठीक है, और ये यहाँ काटा, ये बन गया बिंब की आकृति, जिसे लिख सकते हैं एडेस। और यहाँ बन गया अफ, ये फोकस बिंदु, और ये बन गया वक्रता त्रिज्या। तो इसमें लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? दर्पण के पीछे, ध्रुव के फोकस अप पर, दर्पण के पीछे। ठीक है, आकार क्या होगा? आकार होगा आभासी व सीधा। आभासी व सीधा। आभासी सीधा। और प्रकृति क्या होगी? प्रकृति क्या होगी? छोटा। क्या होगा प्रकृति में? छोटा। यह दर्पण का हो गया उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, ये परावर्तन का नियम अब हो गया। अब देखो उत्तल व अवतल दर्पण के उपयोग। अब देखो आगे, अब मैंने लिखा है दर्पणों के उपयोग। दर्पणों का उपयोग में देखो अवतल दर्पणों का उपयोग। अवतल दर्पणों का उपयोग किस किस में किया जाता है? देखो पहले नंबर 1 में सामान्यतः टॉर्च होती है, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्र डिब्बों में हेडलाइट में। ठीक है, मैंने अग्र डिब्बे इसलिए लिखा है कि आगो जो आगे हेडलाइट होती है, हेडलाइट उसमें प्रयोग की जाती है। मतलब है जो ये हेडलाइट होती है, अवतल का क्या होता है? उत्तल का काम क्या होता है? रोशनी को फैलाना, ऐसे। तो हेडलाइट का प्रयोग इसमें इसलिए किया जाता है। टॉर्च में भी इसका इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि जो समांतर किरणें जो इससे आती है वो बिखेर देती है, जिससे कारण आगे का दृश्य साफ दिखाई देता है। शेविंग दर्पण। शेविंग दर्पण मतलब होता है जो शेविंग दर्पण में क्या होता है, जो हम नाई की दुकान में, कटिंग सैलून, हेयर कटिंग वाली दुकान में जाके देखते हैं, तो हम जाके बैठते हैं तो हमें हमारा प्रतिबिंब एकदम स्वस्थ एवं साफ दिखाई देता है। तो इसमें काम है। दांतों के डेंटिस्ट के डॉक्टर होते हैं ना, जो दांतों के जो एक छोटी सी चम्मच के आकार की रखते हैं, उसमें अवतल लेंस लगा होता है, जो हमारे मुंह में डालते ही अंदर का पूरा हिस्सा साफ दिखाई देता है। सैटेलाइट डिश एंटीना में। अब आ गया उत्तल दर्पणों के उपयोग। वाहनों में पश्य दृश्य, मतलब वाहन के जो हम पीछे के दृश्य देखते हैं ना, उसके उपयोग में लिया जाता है। एटीएम मशीनों में। अब जो वर्तमान काल में जो एटीएम मशीनें होती है, जो इसमें काम में लिया जाता है कि हम कभी भी एटीएम मशीन में हम रुपए निकालने के लिए जाते हैं, कभी कभी तो देखते हैं कि एक राउंड गोल कलर का गोल लगा होता है, जो दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, जो हमें पीछे का दृश्य एकदम साफ दिखाई देता है कि कोई चोर या डकैत या हमारे पीछे कोई कुछ घटना कर रहा है या हमारे पिन कोड नंबर देख रहा है, तो इसको उपयोग में इसका किया जाता है। अब देखो आगे दर्पण
सूत्र के बारे में। अब दर्पण सूत्र क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। अब देखो आगे दर्पण सूत्र, ध्रुव से बिंब की दूरी हम यू प्रयोग करेंगे। देखो कुछ इंग्लिश में भी हम वर्ड यूज करेंगे बार बार। देखो ध्रुव से बिंब की दूरी यू, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी वी, ध्रुव से फोकस की दूरी एफ। अब मान लो मैंने कार्य विधि पीछे वाली वीडियो में सिखा चुका हूं मैं, अब देखो बता चुका हूं। अब देखो ये चीज वापस रिपीट कर रहा हूं इस चीज को आपको समझने के लिए। मान लो बिंब यहाँ है, ठीक है, बिंब यहाँ है तो बिंब की दूरी, अब मेरे को मान लो यहाँ मेरे को समांतर किरण आई और ये फोकस बिंदु पर होती हुई गुजर गई, ठीक है, यह बिंब है, ठीक है। तो इस बिंब को मैं मान लेता हूँ ए, इस बिंब को मैं क्या मान लेता हूँ ए। तो बिंब को हम क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे ना, तो माइनस यू कर लेते हैं हम, -1 यू मान लिया, ठीक है, -1 यू मान लिया, ठीक है। अब अगला ये तो मैंने मान लिया। अब मान लो बिंब यहाँ है, बिंब की प्रतिबिंब यहाँ बना और यहाँ से यहाँ है, तो मैंने ये बोला है कि बिंब बाईं ओर होता है, बाईं ओर क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक दूरियां होती है, हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक दूरियां होती है। इधर भी बिंब प्रतिबिंब का निर्माण, अब प्रतिबिंब का निर्माण हो तो कोई कैसे, ये फोकस है तो प्रतिबिंब का निर्माण भी क्या हो जाएगा, हमेशा ऋणात्मक होता है इधर की ओर। मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था, ये माइनस होती है, तो हम लिख सकते हैं -1/v और बराबर -f। यह मैंने लिख दिया क्योंकि हमेशा इधर क्या होता है, माइनस होता है, उधर क्या होता है, धनात्मक, जिन्हें बोलते हैं धनात्मक प्लस और इधर ऋणात्मक। अब मैं इसको हल करता हूँ, सीधा करता हूँ, माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस हमेशा क्या हो जाता है, प्लस, तो ये प्लस होते ही क्या आ जाता है, v1/v प्लस 1/u, ठीक है, 1/u और बराबर 1/f। ये होता है दर्पण का सूत्र, ये दर्पण का फॉर्मूला बोलते हैं। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि आपके एग्जाम में हमेशा या 2 या 5 या 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का पूछता है ऐसा, तो ये आपको दर्पण सूत्र याद रखना होगा। और इसके बाद मैं आगे बताऊंगा आपको आवर्धनता क्या होती है, आवर्धनता। अब आवर्धनता के बारे में बताऊंगा आपको भी। अब देखो आवर्धनता, आवर्धनता क्या होता है, पहले आवर्धनता के बारे में बता देता हूँ। प्रतिबिंब और बिंब के अनुपात को हम आवर्धनता कहते हैं। आवर्धनता क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई का मतलब होता है h डैश, बिंब की ऊंचाई होती है h। तो आवर्धनता में हम लिखते हैं तो आवर्धनता को हम से लिखते हैं बराबर h डैश अपॉन h, ये हो गया आवर्धनता। अब मान लो कोई बिंब है, ये देखो मैंने बिंब है, तो मैंने मान लो यहाँ से यहाँ कोई समांतर किरणें पड़ी है, तो समांतर किरणें आने के बाद ये यहाँ ऐसे काटने के लिए फोकस बिंदु हो गया, ठीक है, और ये बिंब हो गया। तो ये मैं मान लेता हूँ u माइनस का, क्योंकि इधर क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था। और यहाँ से मान लो यहाँ ऐसे आई और ये यहाँ, तो यहाँ काटी, ये यहाँ काट रहा है, तो ये क्या बन गया v। तो हम लिख सकते हैं कि हम लिखेंगे इसको, तो लिखने के लिए हम क्या करेंगे, -v/u, ठीक है, ये आवर्धनता का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे आगे, इसका एक रिलेटेड एक क्वेश्चन करके बताता हूँ आपको कैसे क्वेश्चन करने होते हैं, किससे एग्जाम में पूछ जाते हैं ये दो, एक दर्पण का फॉर्मूला, एक आवर्धनता का, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अभी बताता हूँ आपको अगला क्वेश्चन। अब देखो आगे मैंने एक क्वेश्चन दिया है, नंबर 1 क्वेश्चन देख लो। एक व्यक्ति का चेहरा, मतलब चेहरा शेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर है। यदि शेविंग दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है तो बनने वाला प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी व आवर्धनता ज्ञात कीजिए। कि अब तो आपको ये तो पता चल गया कि एक व्यक्ति का चेहरा शेविंग दर्पण कौन सा, अवतल दर्पण है,
क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है तो हमें पहले लिख देते हैं क्या क्या चीज हमारे पास। फोकस दूरी दी हुई हमें, तो हल करते हैं हम, तो लिख दो फोकस दूरी। अब देखो फोकस दूरी हमें कितनी दी हुई है, फोकस दूरी हमें दर्पण से दी हुई है, फोकस दूरी हमें 80 सेंटीमीटर है। लिख दिया। माइनस का 80 सेंटीमीटर क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है कि ये अवतल दर्पण होता है जो हमेशा ऐसे आएगी और ऐसे आएगी समांतर किरणें, तो वो क्या हो जाएगी, हमेशा इधर दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, तो ऋणात्मक क्या हो जाएगी, माइनस में ली जाती है। ठीक है, अब आगे देखो अगला, फोकस दूरी हमें दी हुई है, इसके बाद बिंब, दर्पण से सेविंग बिंब, ये क्या है, बिंब की दूरी, तो हम लिख सकते हैं बिंब हम किससे लिखते हैं, यू से, तो बिंब कितना आ गया, -20। अब बिंब भी इधर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, बिंब के बाद प्रतिबिंब की दूरी हमें पता नहीं है, निकालनी है। और क्या निकालनी है, आवर्धनता, ये हमें निकालनी है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन का दर्पण का फॉर्मूला रखते हैं। दर्पण का फॉर्मूला रखने के लिए हम क्या रखेंगे, दर्पण का फॉर्मूला होता है 1/v, ठीक है, प्लस 1/u बराबर 1/f। ये मैंने फॉर्मूला रख दिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, तो ये ज्ञात करने के लिए हमें आगे ये छोड़ दे, जो दिया है वो लिख दो। तो 1/v इक्वल, ठीक है, और इक्वल के बाद जो चीज अब लिख दो 1/f माइनस 1/u, क्योंकि ये आ जाएगा इधर और ये चला जाएगा उधर। अब इसके अनुसार हम मान रखते हैं, तो v बराबर ये लिख दिया, और 1/ माइनस का 80, 1/ माइनस का कितना रखेंगे, 20, कितने रख देंगे, माइनस के 20 रख देंगे। अब मैं हल करता हूं इधर, तो हल करने के लिए अब देखो आगे, देखो इसको हल करते हैं हम इधर, तो हमने ये रख दिया। हल करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाता है, हमेशा प्लस हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट मतलब ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस से 80 प्लस 1/20। अब हम क्या कर देंगे इसको अब इसको लघुत्तम लेते हैं 80 और 20 का, तो हम क्या कर ले सकते हैं, हम 80, लघुत्तम कितना आ गया, 80, तो 80 का भाग 80 में देते हैं, तो हमारे पास कितना बच जाता है, 1, और माइनस किया है तो -1 बच जाता है। 80 का भाग हम 20 में देते हैं, 4 का मल्टीप्लाई करते हैं हम 1 से, प्लस के कितने आ देते हैं, 4। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं इसको, 1 माइनस प्लस क्या आ जाता है, माइनस के कितने आ गए, 3, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है तो क्या होंगे, प्लस की संख्या आ जाएगी। ये आ गया इसका उत्तर। तो v बराबर हम लिख सकते हैं, हमारे पास कितना आ गया, 80/3। ये अब 3 का हम डिवाइड देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो प्लस का बराबर 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6.67 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, आवर्धनता ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, आवर्धनता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये ज्ञात करना है हमें, तो ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखेंगे, बराबर h डे से, ठीक है, h और क्या लिखेंगे, v/u ये लिखेंगे हम, फॉर्मूला देंगे, ठीक है, इक्वल माइनस ये लगा दिया। अब हम लिखते हैं बराबर मान लिख देते हैं v और u का, तो v का मान हमारे पास क्या है, 26.67 सेंटीमीटर, और अपॉन u का मान हमें दिया हुआ है -20। हम डिवाइड देते हैं, तो पॉइंट हटाने के लिए हम क्या कर लेंगे, 0 ले लेंगे। 0 लेने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसमें हम डिवाइड देते हैं, तो डिवाइड देने पर हमारे पास है, आप डिवाइड देके देना, तो 1.33 आएगा आंसर, और आप भी घर पे बैठ के करोगे, ठीक है। अब आगे देखो, अगला आवर्धनता के बाद ये मैंने एक फॉर्मूला बता दिया, आगे से 2-3 फॉर्मूले और आपके पाठ्य पुस्तक बुक में करके देखना। और अब आगे देखो, अपवर्तन के बाद आता है, अब देखो अपवर्तन परावर्तन के बाद क्या जाता है, अपवर्तन
प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताऊंगा। अब देखो अगला लिखा मैंने प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? अब देखो प्रकाश का अपवर्तन के बारे में बता देता हूँ। प्रकाश का अपवर्तन बहुत तरह के होता है। पहले देखो एक मान लो मैंने पानी का एक भरा हुआ, मान लो कोई पात्र लिया है कांच का, और उसके अंदर मान लो मैंने एक पानी का भरा हुआ एक पात्र ले लिया, उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया। तो पानी के अंदर मैंने स्केल डाला, तो मैंने स्केल को देखा तो पानी के अंदर क्या कर रहा था, इस पानी के अंदर वो टूटा हुआ हिला हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसे मैंने डाला था ऐसे, लेकिन वो ऐसे दिखाई दे रहा था। ये क्या था? अपवर्तनांक था। ठीक है, अपवर्तनांक था। इसके बाद पानी में टूटी हुई तिरछी पेंसिल दिखाई देना। मानो पानी का गिलास भरा हुआ है, मानो पानी का गिलास भरा हुआ है और उसके अंदर तिरछी पेंसिल दिखाई देना ऐसे। क्यों? ये सब अपवर्तनांक के कारण होता है। सिक्के डालने पर, सिक्के के पेंदे पर देखते हैं तो सिक्का उठा हुआ दिखाई देना। ये प्रकाश का सभी क्या है? अपवर्तनांक है। जब कोई किरणें सघन माध्यम से, अब जब कोई किरणें विरल माध्यम से, अब लिख सकते हैं प्रकाश के अपवर्तनांक, या जब कोई प्रकाश, अब देखो मैं परिभाषा लिख रहा हूं, जब कोई प्रकाश, जब कोई प्रकाश, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरणें, ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है, इस क्रिया को प्रकाश का, इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तनांक या अपवर्तन कहते हैं। ये हुआ इसकी परिभाषा। देखो अब मैं आपको एक चित्र बना के दिखाता हूं। मान लो ये कोई है, ठीक है। अब मान लो ये पानी का भरा हुआ पेंदा है, ठीक है। अब मान लो ये कोई गिलास, ये ग्राफ बना दिया मैंने, या मान लो कोई मैंने वस्तु इसके अंदर डाली, आपतित की है, ये से क्या की है? आपतित किरण है। ये क्या है? कोई किरण आ रही है, आपतित किरण। क्या ये? आपतित, आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण है ये, ठीक है। ये आपतित किरण है। जब इसको हम क्या लिखते हैं? आई से लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम? आई से लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे अगला, ये अपने, देखो ये क्या है, मैंने लिखा था विरल माध्यम। ये क्या है? विरल माध्यम। ये क्या है? विरल माध्यम। जब मैंने लिखा, जब कोई प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में विचलित हो जाती है, तो इस क्रिया को ये क्या हो जाती है? अपने माध्यम से विचलित, मतलब परावर्तित हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? सघन माध्यम में क्या हो गया? विचलित हो गई। तो इसको क्या बोला मैं? सघन माध्यम में क्या हो गया? ये विचलित। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? अपवर्तित या अपवर्तन। इसको बोलते हैं हम अपवर्तित किरण, ठीक है। ये क्या बन गया? अभिलंब। ये तो हो गया। अब इसी प्रकार ये तो हो गया। अब आगे देखो, अगला कुछ इसके दो नियम है, नियम के बारे में आपको बताता हूं। अब देखो आगे, अब मैंने लिखा है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम क्या होता है? बोल रहा है नंबर 1, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं दोनों माध्यम को पृथक करने वाला पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होती है। मतलब एक ही तल में होती है। मतलब बता देता हूँ आपको। मान लो ये क्या है, इधर बना रहा हूं ऊपर, ये जैसे कि आई, मान लो आप, ये क्या है? आपतित किरण है। ये क्या है? अभिलंब के एक ही तल में होती है। ये अभिलंब, ये क्या? तल, इसको बोलते तल। दोनों क्या होती है? एक ही तल में
होती है। ये हो गया आई, ये हो गया आर, ठीक है। ये हो गए अपवर्तित किरण, अभी मैंने बताया था ये क्या है, अपवर्तित है, ठीक है। और वो है आपतित। अब आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर दोनों का अनुपात क्या रहता है, स्थिर रहता है। और इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। जैसे साइन आई अपॉन साइन आर दोनों क्या है, स्थिर है। ये हुआ आपका टॉपिक खत्म, अपवर्तन के नियम। अब आ गया आपका अपवर्तनांक, वो आपको आगे बताऊंगा। गुड बाय बच्चों। मेरे साइंस टीचिंग आरबीसी को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, प्लीज लाइक शेयर करना प्लीज। गुड बाय बच्चों, जय